चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 नाम है नियोजित विकास। भाई अभी तक हम 2 चैप्टर में पढ़ चुके हैं 2 समस्याओं के बारे में, और यहाँ हम तीसरी समस्या के बारे में पढ़ेंगे। सर पहली समस्या क्या थी? तो भाई पहली समस्या थी अखंड भारत के निर्माण की, ठीक है, जो हमने पढ़ा कि आज़ादी के बाद हमने कैसे भारत को अखंड भारत बनाया, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाइए जाकर देख लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी लोकतंत्र स्थापित करने की। तो चैप्टर 2 में देखा कि कैसे हमने हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित किया, ठीक है। हमने पढ़ा ढेर सारी पार्टीज़ के बारे में पढ़ा, हमने वहाँ कांग्रेस के बारे में मेनली पढ़ा, ठीक है। अब हम यहाँ जो आज़ादी के बाद हमारे पास तीसरी समस्या थी वो था विकास की। क्या थी भाई? विकास की, और ख़ासकर नियोजित विकास की। तो इसके बारे में ज़रा हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 नियोजित विकास। आइए ज़रा बात करते हैं। आज़ादी के बाद मौजूदा 3 मुख्य समस्याओं में से 2 का समाधान करने के बाद अब तीसरी और सबसे मुश्किल समस्या का सामना करना था। यह समस्या थी देश के में विकास करने की, ठीक है। बात करते हैं आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंडेंट थी, ज़रा बात करेंगे। कृषि पर पूरी तरह से निर्भर थी। हमारा जो देश था उसमें ज़्यादातर लोग कहो यानी कि सभी लोग एक तरह से कह सकते हो आप, क्या खेती करते थे, ठीक है, क्लियर। जो आज़ादी के बाद हुआ हमारे देश में क्या हुआ भाई? उद्योग का क्या हुआ? बिल्कुल ना के बराबर उद्योग आए, ठीक है, और उसका विकास भी क्या हुआ? एकदम निराशाजनक हुआ, ठीक है। बात करेंगे आधारिक संरचना का अभाव, मतलब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं इसको, आधारिक संरचना कहते हैं, बिल्कुल था ही नहीं, ठीक है। और अधिकांश जनसंख्या क्या थी? गरीब थी, ठीक है, और मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। तो इतने सारे जो अभाव थे जिनके कारण ना तो क्या हुआ कोई व्यापार उद्योग में वृद्धि हुई, ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर हमारा यानी आधारभूत संरचना इतनी स्ट्रांग थी नहीं कि लोग नए बिजनेस और नए व्यापार नए उद्योग खोल सकें। और क्या थी? सारी जनसंख्या लगभग क्या थी भाई? गरीब थी, और गरीबी रेखा से नीचे थी, और जो बेसिक सुविधाएं थी उनका भी अभाव था। बात करेंगे भारत के सामने विकास करने के 2 मॉडल थे, ठीक है भाई। कौन से मॉडल थे? पहला है पूंजीवाद, दूसरा है समाजवाद। क्या है भाई? पूंजीवाद और समाजवाद। देखते हैं समाजवादी मॉडल को हम पीछे देख चुके हैं, हमने बात की थी भाई रूस में क्या था, यानी सोवियत संघ के अंदर क्या था? समाजवादी मॉडल को फॉलो किया गया था। क्या था ये मॉडल दोस्तों? जरा बात करते हैं। यह व्यवस्था सोवियत संघ में प्रचलित थी और इसके अंदर सभी चीज़ों का उत्पादन सरकार द्वारा किया जाता था, और देश में निजी क्षेत्र नहीं थे, और सभी कंपनियां सरकार के अधीन थे। मतलब इसमें प्राइवेट कंपनियां थी ही नहीं, जो भी काम करेगी गवर्नमेंट करेगी, और वो सारी कंपनीज गवर्नमेंट की होंगी, ठीक है। ये होती है समाजवादी मॉडल। पीछे हम बात कर चुके हैं इसकी, ठीक है। चलिए दूसरा था पूंजीवाद व्यवस्था। भाई इसमें क्या था इसकी जरा बात कर दें। तो कह रहा है इस व्यवस्था के अंतर्गत हम हर सभी वस्तुओं का उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है और सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है। यह व्यवस्था उस समय अमेरिका में प्रचलित थी, पर भारत में विकास के मुद्दों को लेकर 2 अलग अलग राय थी। देखो भाई, एक क्या होती है समाजवादी, दूसरा क्या होती है पूंजीवादी। समाजवादी में सारा काम सरकार ही करेगी, हर एक चीज़ सरकार ही बनाएगी, लेकिन पूंजीवादी में क्या है भाई? सरकार को कोई मतलब नहीं है, सारा काम प्राइवेट कंपनियां करेंगी, वही बनाएंगी वस्तुओं को, वही उत्पादन करेंगी और वही बेचेंगी। सरकार का इसमें इंटरफेयर यानी हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन जो हमारे भारत में थे ना, दोनों तरह के विचार के लोग थे, पूंजीवादी भी और समाजवादी भी। अच्छा, बात करेंगे वामपंथी विचारधारा। इसकी बात हमने पीछे भी की है, फर्स्ट बुक में की थी बात, अब यहाँ पर भी जरा बात कर दें। कह रहे वामपंथी विचारधारा क्या थी भाई? वामपंथी विचारधारा कह रहा इस विंग से जुड़े लोग मानते थे कि समाज में हर इंसान के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्या भाई? भेदभाव नहीं होना चाहिए। और तीसरा था यह विचारधारा बराबरी, बदलाव और प्रगति को बढ़ावा देती है। किसके भाई? बराबरी, बदलाव और प्रगति को बढ़ावा देती है। वामपंथी विचार
में राष्ट्रवाद का मतलब सामाजिक बराबरी है। क्या भाई, राष्ट्रवाद का मतलब क्या था इनके आंदोलन में? सामाजिक बराबरी, सबको बराबर का अधिकार मिले। एक थे भाई दक्षिणपंथी, ठीक है, ये क्या बोलते थे, कह रहा है ये वे लोग थे जो पूंजीवाद के समर्थन में थे और यह चाहते थे कि देश में व्यापार की नीतियां सरल बनाई जाएं। यह चाहते थे कि सरकार द्वारा व्यापार के नियम सरल बनाए जाएं और निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, मतलब प्राइवेट कंपनीज को मौका दिया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनके लिए रूल को ईजी किया जाए ताकि बाहर की कंपनीज भारत में आके निवेश करें और व्यापार को बढ़ाए। ठीक है, दोनों वर्गों की बात मानते हुए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, मतलब कुछ पार्ट गवर्नमेंट करेगी और कुछ पार्ट प्राइवेट करेगी। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ विशेषताएं पूंजीवाद व्यवस्था से ली गई और कुछ विशेषताएं समाजवादी विशेषता से ली गई। इस तरह भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ, पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण। ठीक है, बात करते हैं। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब पूंजीवाद प्लस समाजवाद। आइए जरा बात करें इसकी। कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद तथा पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं को शामिल किया गया और देश में छोटे उद्योग का विकास निजी क्षेत्रों में किया गया तथा बड़े उद्योग के विकास की जिम्मेदारी सरकार ने अपने कंधों पर ली। मतलब क्या था भाई, जो छोटे उद्योग थे वो क्या प्राइवेट कर दिया गया, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योग थे सरकार ने उसकी कमान खुद ही रखी। क्लियर है, समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक है आर्थिक नियोजन। भाई क्या था, इसकी जरा बात करते हैं। ठीक है, कह रहा है सोवियत संघ की नियोजित विकास की व्यवस्था से प्रभावित होकर भारत ने नियोजन को अपनाया। अच्छा भाई, क्या था नियोजन? कह रहा है वर्तमान में संसाधनों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाना ही नियोजन कहलाता है। क्या मतलब है भाई, जो संसाधन हमारे पास अभी हैं, जो चीज़ें हमारे पास अभी हैं, उनसे क्या करना, भविष्य के लिए लक्ष्य का निर्धारण करना और उन्हें प्राप्त करना ही नियोजन कहलाता है। इसके बारे में हम फर्स्ट बुक में डिस्कस कर चुके हैं। आइए जरा बात करते हैं। अच्छा, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की बात करेंगे। अच्छा, आज़ादी के बाद हमने क्या किया, 5-5 के ग्रुप में बांटा कि भाई हर 5 साल में हमारा कुछ लक्ष्य होगा। बताया आपको नियोजन यानी नियोजित विकास को हम देख रहे थे, तो हमने क्या किया, 5-5 साल के लिए अपना लक्ष्य बनाया और उनको पूर्ण करने की कोशिश की। तो ढेर सारी देख रहे हो आप यहाँ पे, पहली शुरू हुई थी 1951 से लेकर 56 तक, दूसरी 56 से लेकर 61 तक, तीसरी 61 से लेकर 66 तक, चौथी 69 से लेकर 74 तक। इन पंचवर्षीय योजनाओं में अपने अपने लक्ष्य हुआ करते थे, भाई इस 5 साल में हम क्या अचीव करने वाले हैं, क्या पाने वाले हैं। ठीक है, क्या हमारी कोशिश रहेगी। तो भाई सबसे पहला तो क्या था, कृषि की प्राथमिकता। दूसरा क्या था, उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता। तीसरा था स्वयं रिलायंस। चौथा क्या था, न्याय के साथ गरीबी कम करना और विकास के कार्य में तेजी लाना। पांचवी में क्या था, गरीबी हटाओ और उनको आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, और छठी में क्या था कि भाई पांचवी योजनाओं के ही, मतलब जो ये योजना थी ना पांचवी, इसी पर जोर दिया गया। छठी में क्या था, पांचवी पर ही जोर दिया गया। सातवीं में क्या था, फूड प्रोडक्शन करना, रोजगार उत्पादक। अच्छा, आठवीं में क्या था, रोजगार सृजन करना, जनसंख्या का नियंत्रण। 9वीं में क्या था, 7% विकास की दर करना। 10वीं में क्या था, स्वरोजगार और संसाधनों एवं सबका विकास करना। किसका, स्वरोजगार और संसाधन एवं विकास। ठीक है, 11वीं में था व्यापक और तेजी से विकास करना, और 12वीं में था स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, समग्र विकास का सुधार। कब था भाई, 2012 से लेके 17 के बीच में। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करेंगे पहली पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे भाई। अच्छा, बात करेंगे भारत में पहली पंचवर्षीय योजनाओं को 1951 में लागू किया गया और यह योजना 1956 तक चली। कह रहा इस योजना के मुख्य योजनाकार थे KN राज थे। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका, कृषि पर केंद्रित, देश को गरीबी से बाहर निकालना। तीसरा, भूमि सुधार, ताकि कृषि बहुत तेजी से आगे बढ़ सके। ठीक है, आगे बात करेंगे जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका क्या उद्देश्य था, बात करते हैं। कह रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से लेके 61 तक थी। बात करेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1956 में लागू किया गया और यह 1961 तक चली। और इस योजना के मुख्य योजनाकार थे PC
महालनोबिस। अच्छा, क्या था भाई इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य था बड़े उद्योग का विकास करना, देशी उद्योग को बढ़ावा देना और आयात को कम करना, मतलब जो हम बाहर के देशों से सामान मंगाते हैं उसको कम करना, और निर्यात यानी एक्सपोर्ट को जो हम बाहर भेजते हैं उसको बढ़ावा देना, और आधारिक संरचना जैसे बिजली, यातायात, इस्पात, संचार आदि का विकास करना है। ठीक है, ये इसकी योजनाएं थी, उद्देश्य थे इसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कृषि समस्याओं की। भाई कृषि में क्या क्या समस्याएं थी, तो बात करें तो भाई पहली थी जमींदारी व्यवस्था, यानी इसमें क्या था, सारी ज़मीन क्या थी, ज़मींदारों के हाथ में हुआ करती थी। हिस्ट्री में पढ़ना है इसको अच्छे से, वहाँ पढ़ाऊंगा आप लोग को मैं। चलिए, कि सिंचाई की सुविधा का अभाव, वर्षा पर निर्भरता, निम्न उत्पादकता और खंडित जोते। मतलब ये जो सारी समस्याएं थी कि भाई क्या था कि यहाँ पे सिंचाई सुविधा अच्छी नहीं थी, तो जो खेती थी वो वर्षा पर डिपेंड थी। अगर वर्षा अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी, अगर वर्षा अच्छी नहीं होगी तो खेती अच्छी नहीं होगी। उस समय अच्छी क्वालिटी के हमें बीज भी नहीं मिल पा रहे थे, जिससे क्या थे कि भाई बीज जब अच्छे नहीं होंगे तो फसल भी अच्छी नहीं होगी, और तो फर्टिलाइज़र वगैरह बहुत कम मिलते थे उस समय। तो क्या था कि जो उत्पादन था वो अंत यानी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बहुत कम मिल रहा था, हमें मेहनत ज़्यादा लग रही थी और उत्पादकता कम हो रही थी, जिससे हमारे देश में क्या था भाई, एक तरह से अनाज की कमी आ गई थी उस समय। ठीक है, चलिए बात करें भूमि सुधार की, तो हमने क्या किया भाई, सबसे पहले हमने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। अच्छा, सिंचाई के लिए क्या किया भाई, लंबे बांधों का निर्माण किया हमने। अच्छा, और वर्षा पर निर्भरता कम करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था को सुधारा। ठीक है, जब नहरें बनाई, ठीक है, बड़े बड़े बांध बनाए, इससे क्या हुआ, सिंचाई सुविधा में सुधार आया और बारिश पर निर्भरता हमारी कम हुई, और उत्पादकता बढ़ाने हेतु अच्छी किस्म के बीज एवं उर्वरक उपलब्ध कराए गए सरकार द्वारा। ठीक है, और खंडित जोतों को समाप्त किया गया। ठीक, कह रहा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योग पर ध्यान देने के कारण भारत में कृषि की हालत खराब हो गई। अच्छा, क्या हुआ, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या था, हमारा सारा ध्यान किस पर था, उद्योग पर। तो इससे क्या हुआ, कृषि पर हमारा ध्यान हटा और इससे इसकी स्थिति थोड़ी सी खराब सी हो गई। क्लियर। अच्छा, कह रहे भारत में खदान संकट। भाई भारत में बताया ना आपको कि आज़ादी के बाद एक ऐसा समय आया कि जब हमारे यहाँ खाने का संकट हो गया। ठीक है, लोग भूखे थे। ठीक है, लोगों के पास खाना था नहीं। कह रहा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योग पर ध्यान देने के कारण भारत में खदान संकट यानी खाने का संकट आ गया, खाने की कमी हो गई। कह रहा 1962 में चीन युद्ध के कारण कृषि को बहुत नुकसान हुआ, और अमेरिका से खदान आयात के कारण अमेरिका का बढ़ता दबाव था भारत के ऊपर, क्योंकि अमेरिका से हम उस समय गेहूं वगैरह इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, जो कि एक बहुत इसी कारण से अमेरिका हम पर दबाव बना रहा था, जो कि हमारे लिए एक समस्या बनी हुई थी। अच्छा भाई, हरित क्रांति क्या है? ठीक है, आप लोग अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो चल जानते हैं, जिससे हमारे देश में खाने की कमी का निपटारा हुआ, निदान हुआ इस समस्या से। तो ये हमारे इतिहास में जान जाती है हरित क्रांति के नाम से। भाई क्या थी? अच्छा, हरित क्रांति कैसे आई? तो देखो भाई, सबसे पहले सरकार ने क्या किया, अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराए, किसानों को भूमि के अनुसार उत्पादन की सलाह दी कि भाई जैसी आपकी भूमि है उस हिसाब से आप खेती करो। किसानों को और अधिक सहायता उपलब्ध कराई गई। ठीक है, क्लियर। तो अच्छा, हरित क्रांति के जो सकारात्मक प्रभाव थे वो क्या थे भाई? अगर इनकी बात कर दें तो भाई जो खाने की यानी अन्न में क्या हुई, वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, क्लियर। और खाद्यान्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बना, मतलब इसके बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हुआ और भारत क्या हुआ, खाने के मामले में आत्मनिर्भर बना। ठीक है, कृषि में नई तकनीक का प्रयोग होना शुरू हो गया। ठीक, और मध्यम कृषक वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, जो मतलब मिडिल क्लास किसान थे उनका भी क्या हुआ, उदय हुआ, वो भी लोग क्या करने लगे, खेती करने लगे। ठीक है, बात करें कृषि में व्यापारीकरण शुरू हुआ, मतलब पहले हमें खाने को नहीं हो रहा था, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको व्यापार के तौर पर शुरू कर दिया हमने इसको। ठीक है, जो कि आप देख रहे हो हरित क्रांति के कितने सकारात्मक प्रभाव हुए। क्लियर है। बात करें कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े भाई हरित क्रांति के, क्या थे वो, आइए जरा बात करते हैं इन प्रभावों की। केवल कुछ किस्म के फसलों जैसे चावल, गेहूं आदि उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, और हरित क्रांति का प्रभाव कुछ क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि तक ही क्या रहा, सीमित रहा। ठीक है, और मतलब ये पूरी
भारतवर्ष में फैल नहीं पाया। कह रहा है अमीर और गरीब किसानों के बीच का अंतर और बढ़ गया, ठीक। और हरित क्रांति का फायदा संपूर्ण भारत को नहीं हो पाया, जो कि होना चाहिए था उस समय, ठीक है। आप समझ लो इस हरित क्रांति से पहले 1957 1958 में हमारी नानी कहा करती थी कि भाई क्या था कि खाने की इतनी दिक्कत हुआ करती थी कि गेहूं तो मिलता ही नहीं था, तो ज्वार और बाजरा समझते हो आप लोग, उसकी रोटी खाया करते थे लोग, ठीक है। और चावल वगैरह क्या था भाई, फेस्टिवल वगैरह बना करता था, मतलब रहता ना होली दिवाली आई तब चावल बनता था। आजकल क्या है, हमारे घर में रोज़ सुबह शाम बन जाता है, लेकिन उस समय चावल एक बहुत कहते ना महंगा खाना हुआ करता था, सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, समझ रहे हो। लेकिन हरित क्रांति के बाद ये सारी समस्याएं दूर हो गई, ठीक है। और भारत खाने के मामले में नहीं, खदान के मामले में आत्मनिर्भर बनकर उभरा। लेकिन बताया मैंने आपको कि भाई पूरे भारत को इसका फायदा नहीं हो पाया, सिर्फ कुछ पार्ट तक इसका फायदा हुआ, ठीक। बात करें मुख्य विवाद की, अच्छा जरा करते हैं बात, क्या है भाई, कह रहा आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि तथा उद्योग दोनों की ही हालत बहुत खराब थी। वैसे तो कृषि पर देश की लगभग 70% जनसंख्या निर्भर थी, पर फिर भी देश में कृषि की हालत बहुत खराब थी। दूसरी तरफ उद्योग के क्षेत्र की हालत भी तो कृषि से भी ज़्यादा खराब थी, और दोनों ही क्षेत्रों अपना अपना महत्व था, इसलिए दोनों क्षेत्रों का विकास करना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि किस क्षेत्र को कितना महत्व दिया जाए। कृषि पर ज़्यादा ध्यान देने की वजह से औद्योगिक क्षेत्र पिछड़ाता है, और अगर औद्योगिक क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो कृषि के पिछड़ने की समस्या थी, ठीक है। जहाँ एक तरफ कृषि खदान और कच्चे माल का स्रोत थी, वहीं दूसरी तरफ उद्योग विकास के लिए आवश्यक था। इसी वजह से योजनाकारों के लिए हमेशा ही उद्योग या कृषि में से एक को चुनने में समस्या आती थी। बिल्कुल भाई, जो कृषि है क्या करेगी, किसी भी उद्योग के लिए कच्चा माल प्रोवाइड करेगी, लेकिन अगर उद्योग नहीं होगा तो उसका विकास ही नहीं हो पाएगा। क्लियर, समझ रहे हो। और इसी का फायदा उठाया था हमारे यहाँ अंग्रेजों ने। क्या किया था, यहाँ से कच्चा माल क्या किया, इंग्लैंड भेज कर वहाँ से मशीनों से बनवा के वापस भारत में ही बेच रहे थे और मोटा प्रॉफिट कमा रहे थे। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। हमने पीछे जाना है इसके बारे में थोड़ा सा, और हिस्ट्री में तो थोड़ा सा और जानेंगे इसके बारे में। क्लियर, आगे बात करते हैं। कह रहा है निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। इसकी बात करते हैं, निजी मतलब होता है प्राइवेट, ठीक है, और सार्वजनिक मतलब होता है पब्लिक सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। कह रहा है जैसे ही हमें पता कि है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है को अपनाया, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया। इस व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि किस तरह से इन दोनों क्षेत्रों का विकास किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र समान सामाजिक कल्याण के लिए ज़रूरी था, पर इसमें भ्रष्टाचार और निम्न उत्पादकता जैसी समस्याएं थी। देखो भाई, ये जो करप्शन है ये जब से लोग उत्पत्ति हुए लोगों की तब से ही शुरू हो चुका है, ठीक है। करप्शन तो हर जगह है, ठीक है, आज की डेट बात नहीं कर रहा, लेकिन करप्शन शुरुआत से ही था, ठीक है। कह रहे हैं निजी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार और निम्न उत्पादकता की संभावना तो कम थी, पर इसके द्वारा समाज कल्याण करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि भाई इसका मेन मकसद क्या था प्राइवेट सेक्टर का, प्रॉफिट कमाना, समझे। कह रहा इसलिए योजनाकारों के बीच निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका को लेकर विवाद बने रहते थे, ठीक है। बात करते हैं योजना आयोग, जिसे बोलते हैं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यही हमारे भारत के अंदर योजनाओं का निर्माण करती है। कह रहा भारत के अंदर विकास करने की आवश्यकता को देखते हुए नियोजित व्यवस्था को अपनाया गया, और योजना को बनाने और उसका आकलन करने के लिए सरकार ने योजना आयोग का गठन किया, और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, याद रखना 15 मार्च 1950 को हुई थी, ठीक है। कह रहा इसका मुख्य उद्देश्य देश के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए योजनाओं का निर्माण करना था, ताकि देश तेजी से विकास कर सके, ठीक है। क्लियर। कह रहा योजना आयोग ने मुख्य रूप से केंद्र सरकार का प्रभाव था, और सभी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा ही बनाई जाती थी और राज्य पर थोप दी जाती थी, ठीक है। अच्छा, राज्य का प्रतिनिधित्व न होने के कारण राज्यों के लिए उन योजनाओं का लागू करना मुश्किल हो जाता था, और एक कारण और था कि भाई सभी पार्टियों में
के बीच होने वाली राजनीति की वजह से योजना बनाने और लागू करने में समस्याएं आती थी। आपको पता है राजनीति तो बहुत पहले से हमारे यहाँ हो रही है, ठीक है। राज्य में संसाधन का आवंटन करने में समस्या काफ़ी थी कि भाई किस राज्य को कितना संसाधन देना चाहिए, इसमें भी काफ़ी सारी समस्याएं आ रही थी। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए सरकार ने योजना आयोग की समाप्ति कर 1 जनवरी 2015 को क्या बनाया, नीति आयोग का गठन किया, ठीक है। और नीति आयोग ने योजना आयोग की तरह संसाधनों का बंटवारा नहीं किया, आयोग द्वारा नहीं किया था, बल्कि अब यह जिम्मेदारी देश के वित्त मंत्रालय को सौंप दी गई और जिस वजह से संसाधन आवंटन की समस्या समाप्त हो गई, ठीक है। मतलब जो योजना आयोग था उसको समाप्त करके जो नीति आयोग बनाया गया, इसने क्या किया, जो संसाधन का जो बंटवारा है उसके द्वारा नहीं किया गया नीति आयोग के द्वारा, इसके लिए एक अलग से बनाया गया, ठीक है, मंत्रालय, और वित्त मंत्रालय को ये काम सौंप दिया गया कि भाई आप ये काम अब आप करो। इससे क्या हो गई, समस्या समाप्त हो गई कि किसको कितने संसाधन आवंटन करने हैं, ठीक है। बात करेंगे नीति आयोग की। अच्छा भाई नीति आयोग के बारे में जरा क्या बात करनी है, जरा देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। नीति आयोग राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। भाई इस पेज में थोड़ा सा ना टाइपिंग में एरर है, तो कहीं आप लोग कमेंट ना कर जाना कि गलत लिखा था, थोड़ा इग्नोर करना इस पेज के ऊपर, ठीक है। मुझे कुछ दिख रहे हैं गलतियाँ। चलिए, यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा, ठीक है। मतलब एक तरह से सरकार का दिमाग बनेगा, उसके लिए सोचने का काम करेगा कि भाई कौन सी चीज़ कैसे करनी है, और उसको निर्देश देगा और बताएगा भी काम कैसे करना है, ठीक है। ये काम, अच्छा, इसकी जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 में की गई थी, ठीक है। और नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। मतलब भाई दोनों स्तर पर, राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी क्या करेगा, ये आपको सभी चीज़ें, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, यानी जो जरूरी जानकारियां हैं, तकनीक हैं, किस राज्य में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस तरह की सभी सलाह परामर्श क्या कराएगा, उपलब्ध कराएगा, और साथ में परामर्श का तकनीक भी उपलब्ध कराएगा, ठीक है। ये सारा काम किसका है, नीति आयोग का। एक तरह से सरकार का सोचने का तरीका है, सरकार का दिमाग है नीति आयोग, ठीक है, क्लियर। बात करेंगे संरचना की इसकी, तो भाई इसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है, और उपाध्यक्ष जो होता है इसका प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। बात करें संचालन परिषद, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और कुछ भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर जो आपको थोड़ा याद रखना चाहिए, जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो क्या थे भाई, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। और प्रथम मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे भाई, CEO, कौन थे भाई, सिंधु श्री खुल्लर कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो भाई समझ गए, तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते थे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।